हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 61 लेक्चर। ये मेरा 61 लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की या यूजीसी नेट की या किसी भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट है, तब ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो सीरीज को जरूर शेयर करिएगा। राइट। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके डिफिसिट फाइनेंसिंग, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जो तरीका हम फॉलो करते हैं वही हम करेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, फिर इसका आंसर आप खुद ही बता सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। वैसे अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक बात और कहूंगी कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो टॉपिक्स हैं, इवन इसमें जितना भी ओएमओ या एसएलआर सीआरआर, ये जो भी टर्म्स यूज हुए हैं, ये मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की लेक्चर वीडियो सीरीज है, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स का, जिसमें मैं ये सारे टर्म्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इवन यही नहीं, काफी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, तो उनके बारे में भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, और जनरली वो उस कंट्री का क्या होता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो वहां की मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आरबीआई जो है कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और कैसे कंट्रोल किया जाता है, बाय कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट रेट, और भी कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके थ्रू सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये पर्पस है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। वैसे मैं तो डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक होते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कह लीजिए। एक क्वालिटेटिव होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है ना, ये सब क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो चलिए कुछ बताती हूँ कि क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब सारे ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में तो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट आपको चार ऑप्शन में दिए गए हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं एसएलआर से। एसएलआर यानी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो एसएलआर क्या होता है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये देखिए, नाम क्या है, स्टैचुरी, स्टैचुरी मतलब लीगल। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो यानी हर बैंक के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने टोटल डिपॉजिट का, हर कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन रेशियो जो है, वो लिक्विड फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है। दैट रेट इज कॉल्ड स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। दिस इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई इसको डिसाइड करता है, एसएलआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो।
ठीक है। अगला क्या है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि कॉमर्शियल बैंक को अपना जो डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है डिपॉजिट मेंटेन करना होता है विद आरबीआई। ठीक है, अपने डिपॉजिट का, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन पोर्शन आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। अगला क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको ओएमओ भी कहते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई जो होता है ना, डायरेक्टली बाय सेल करता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को। ठीक है, और उससे सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दिस इज ओएमओ। तो ये तीनों तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो यानी क्या बच गया, ये बच गया ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है, बट ये होता क्या है ये भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए क्या है डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग, डिफिसिट का क्या मतलब होता है, डिफिसिट मतलब होता है घाटा। तो घाटा कब होगा, व्हेन स्पेंडिंग इज मोर देन रेवेन्यू, जब खर्चा ज्यादा हो। ठीक है, व्हेन स्पेंडिंग इज मोर देन रेवेन्यू तब क्या होता है, घाटा लगेगा। तो बस यही कहानी है। डिफिसिट मतलब क्या है, डिफिसिट मतलब गवर्नमेंट की वो प्रैक्टिस कह लीजिए जिसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, तो दैट इज कॉल्ड डिफिसिट। ठीक है, अब डिफिसिट हो जाएगा तो उसको फाइनेंस करने की जरूरत है, वो जो घाटा है या कह लीजिए जो डिफरेंस है स्पेंडिंग और रेवेन्यू के बीच में, इस डिफरेंस को भरने की जरूरत है। तो उसी को कहा जाता है डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस करना, ये जो घाटा हो गया है इसको फाइनेंस करना, इसके लिए फंड अरेंज करना। तो गवर्नमेंट चाहे बोरो करे, चाहे न्यू करेंसी, ठीक है, मिंटिंग न्यू फंड्स, चाहे मिंट करे न्यू फंड्स, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, डिफिसिट फाइनेंसिंग करती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर पता चल गया है यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस सीआरआर एंड एसएलआर इज टू इंश्योर। जो मेन ऑब्जेक्टिव है सीआरआर और एसएलआर का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन चारों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक, टू इंश्योर लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक, टू इंश्योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक, टू इंश्योर प्रॉफिट पोजीशन ऑफ बैंक, टू इंश्योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं कि बताना है कि सीआरआर और एसएलआर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये जो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों क्या है, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो बेसिकली लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, बैंक के पास जितनी लिक्विडिटी होगी वही लिक्विडिटी तो आगे इकोनॉमी में फ्लोट होगी। तो बैंक के पास बेसिकली लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव सीआरआर एंड एसएलआर का क्या है, टू इंश्योर लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बैंक, बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन को इंश्योर करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। तो यानी बताइए इन चारों ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, ए बी सी डी में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट। केवल फर्स्ट, लिक्विडिटी पर्पस होता है, फाइनेंशियल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, बहुत डिटेल में मैंने विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो नो डाउट मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है। तो अभी तक मैं ये सारे सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अप्रोक्सीमेटली 500 वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और बात कहूंगी कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, या आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए।
राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। द एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रिफर टू एज, यानी एपेक्स यानी सबसे टॉप मोस्ट जो कंज्यूमर कोर्ट है इंडिया में वो कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, दूसरा ऑप्शन है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, तीसरा है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जिसे एनसीडीआरसी भी कहते हैं, ठीक है, और अगला है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे टॉप मोस्ट सबसे एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इंडिया में कौन सा है? ठीक, तो जरा मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट बता देती हूँ और इसके सारे ही लेवल बता देती हूँ किस किस लेवल पे है कंज्यूमर कोर्ट, तो आप इसका आंसर खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है? ये एक टाइप का स्पेशल पर्पस कोर्ट होता है, ठीक है, जो डील करता है किसमें, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कंज्यूमर कोर्ट, यानी वो कोर्ट एक स्पेशल पर्पस कोर्ट होता है जो बेसिकली डील करता है कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट, यानी कंज्यूमर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई कंफ्लिक्ट है, कंज्यूमर के कोई ग्रीवियंसेस हैं, तो उस की हियरिंग जो है यहाँ पर होती है, कंज्यूमर कोर्ट में होती है। ठीक है, और अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट के लेवल की बात करूं या लिस्ट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट की बात करूं, ठीक है, किस किस लेवल पे है, तो कंज्यूमर कोर्ट 3 लेवल पे है। ठीक है, मैं पहले चलिए नीचे से शुरू करती हूँ। कंज्यूमर कोर्ट 3 लेवल पे है। सबसे पहला नीचे के लेवल से शुरू कर रही हूँ, सबसे नीचे लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सबसे नीचे लेवल पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? DCDRF, DCDRF, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है DCDRF, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, ठीक है, DCDRF, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये जो कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, और अगर कंपनसेशन का क्लेम, जो कंपनसेशन का क्लेम है, अगर वो 20 लाख से कम का है, तो हियरिंग कहाँ पे होगी? तो आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा और हियरिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर दूसरे लेवल पे, इसके ऊपर के लेवल पे जो कोर्ट आता है वो आता है SCDRC। ठीक है, SCDRC, इसका फुल फॉर्म है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ठीक है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ठीक, तो समझ गए होंगे नाम से ही कि ये जो कोर्ट है दिस वर्क्स एट स्टेट लेवल, ये जो है स्टेट लेवल पे काम करता है। इसके नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता था, ठीक है, ये जो है स्टेट लेवल पे काम करता है। और अगर कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का है, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का अगर कंपनसेशन क्लेम है, तो जो हियरिंग है वो कहाँ पे होगी? वो स्टेट, ये जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें होगी। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसको इस स्टेट लेवल के कोर्ट में जाना होगा। अब उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट की बात हो रही है ना, तो एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज एनसीडीआरसी। एनसीडीआरसी सबसे बड़ा, सबसे टॉप लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे काम करता है। ठीक है, एनसीडीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, ये देखिए क्वेश्चन में भी दिया है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ये नेशनल लेवल पे काम करता है, एंड दिस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट की एपेक्स बॉडी है। इट इज द, या इसको आप ये कह सकते हैं, इट इज कंज्यूमर सुप्रीम कोर्ट, ये कंज्यूमर का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी केस जिसमें कंपनसेशन का अमाउंट जो है, कंपनसेशन क्लेम जो है दैट इज मोर देन 1 करोड़, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का है ना, तो उसकी हियरिंग, तो कंज्यूमर को कहाँ जाना होगा? उसको एनसीडीआरसी में जाना होगा। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट एपलेट कोर्ट इन हायरार्की, ये जो हायरार्की है इसमें हाईएस्ट एपलेट कोर्ट कौन सा है? एनसीडीआरसी, हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, ये हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ कंज्यूमर कोर्ट है। इट्स अ काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंज्यूमर के लिए सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो ये 3 लेवल होते हैं, एक नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर समझ में आ गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस विद द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट, यहाँ पे कुछ एक्ट दिए गए हैं आपको, कुछ लेजिस्लेशन दिए गए हैं, और उनका ईयर ऑफ एनैक्टमेंट दिया गया है। ठीक है, ये लिस्ट ए है, लिस्ट वन कह लीजिए, ये लिस्ट वन है और ये लिस्ट सेकंड है, आपको इनको मैच कराना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ABCD और यहाँ पे है 1 2 3 4, आप इनको मैच कराएंगे। तो इसमें काफी जो एक्ट है वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट।
दूसरा है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्या है, एमआरटीपी, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, और इधर कौन कौन से ऑप्शन है, 1969, 1951, 1999, 1992। ठीक है, तो अब आपको इसे मैच कराना है। तो मैच कराने से पहले मैं थोड़ा सा इन एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। चलिए, पहला जो हम देखते हैं, पहला एक्ट कौन सा है, पहला है आईडीआरए। आईडीआरए एक्ट, ठीक है। तो आईडीआरए एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, और ये एक्ट कब आया था, ये एक्ट आया था 1951 में। और इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो वही ऑब्जेक्टिव है जो इसका नाम है। इसका नाम क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, पेन का है, हाँ, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। यानी इस एक्ट का काम है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करना, इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट करना, ठीक है, उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना, ये इस एक्ट का काम है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इस एक्ट का काम है। लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब देखना इस एक्ट का काम है, इस एक्ट के तहत होता है। ठीक है, तो ये एक्ट कब आया था, 1951 में आया था। ठीक, दूसरा देखते हैं फेमा, FEMA, फेमा। ठीक है, तो ये जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये कब आया था, इट केम इन 1999। ये एक्ट आया था 1999 में। और जैसा इसका नाम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो यानी इस एक्ट में बेसिकली लॉ है रिलेटेड विद फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक्ट, इसमें लॉ बताया, लॉ ड्राफ्ट किया गया है इस एक्ट में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक्सटर्नल ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड जो हो रहे हैं और जो पेमेंट्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा सके, जो फॉरेन ट्रेड्स हो रहे हैं वो आसानी से हो सके, स्मूथली हो सके, इससे रिलेटेड लॉ इसमें बनाया गया है। ठीक है, एंड एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेवलप हो सके और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें मेंटेन करना, ये इस एक्ट का काम है। ठीक है, तो दिस इज फेमा। ठीक, अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, फेमा। वैसे ये पिछले वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ फेमा के बारे में, नहीं तो इकोनॉमिक्स में भी ये फेमा के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये जो फेमा है, इट केम इन 1999। ठीक है, और ये जो फेमा है, ये रिप्लेस करके आया था एक एक्ट को, याद आ रहा है? अगर आपने इकोनॉमिक्स की मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज देखी होगी, तो वहां पे मैंने बताया था, ये जो फेमा है, इसने रिप्लेस किया है एक एक्ट। किस एक्ट को बताइए, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा को रिप्लेस करके आया था ना, फेमा 1999 में आया था। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फेरा केम इन विच ईयर। इस क्वेश्चन में तो फेमा के बारे में पूछा गया है, बट फेरा भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि फेरा का कौन सा ईयर था, फेरा के इनेक्टेड इन विच ईयर, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था, वो किस साल में आया था। ठीक है, पहले फेरा था, लेकिन फिर 1999 में फेरा को रिप्लेस कर दिया गया विद फेमा। ठीक है, और फेमा कब आया था, 1999 में। तो आपको फेरा का ईयर बताना है, फेरा जो एक्ट था उसका ईयर ऑफ एनैक्टमेंट बताना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सेबी। ये सेबी पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, सेबी का मिल जाएगा आपको। तो सेबी एक्ट आया था, उसके तहत फिर सेबी स्टैब्लिश किया गया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। ये टॉप मोस्ट रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया के पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, उन सबको रेगुलेट करती है। ठीक है, दिस इज सेबी। फिर उसके बाद अगला क्या है, एमआरटीपी। ये भी मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में कई बार डिस्कस की हूँ। तो एमआरटीपी एक्ट केम इन 1969। एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे भी इसके नाम से इसका काम समझ में आ रहा है कि जो मोनोपोलीज प्रैक्टिसेस हैं, मोनोपोलीज प्रैक्टिसेस मतलब कि ऐसा न हो कि जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ कंपनीज के हाथ में आ जाए, इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हो जाए इन द हैंड ऑफ फ्यू कंपनीज। तो ऐसी प्रैक्टिसेस न हो, इसको रेगुलेट करने का काम जो है एमआरटीपी एक्ट का था। बट एमआरटीपी एक्ट इज नो लॉन्गर एक्टिव इन इंडिया। एमआरटीपी एक्ट अब नहीं एक्टिव है इंडिया में। इट इज रिप्लेस बाय, किससे रिप्लेस हो गया अब ये? तो चलिए, ये आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एमआरटीपी एक्ट किससे रिप्लेस हो गया है। वैसे अगर आपने पिछले 4-5 वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एमआरटीपी एक्ट किससे रिप्लेस हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, पिछले ही वीडियो में आई थिंक मैंने किया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, मैंने आपको आंसर तो बताया ही नहीं पिछले क्वेश्चन का। मैंने एक्सप्लेन कर दिया पर मैं आंसर बताना भूल गई। तो पहला क्या है? आईडीआरए यानी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। तो ये किस ईयर में आया था? 1951 में। तो ए किससे मैच होगा? सेकंड से। फेमा किस ईयर में आया था? फेमा केम इन ईयर 1999। ठीक है, तो बी किससे मैच होगा? थ्री से। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कब आया था? 1992 में। यानी सी किससे मैच होगा? फोर से। और एमआरटीपी 1969। ठीक है, तो यानी इसमें से कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जा रहा है ना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द फिलिप कर्व शोज अ। ये जो फिलिप्स कर्व है वो क्या शो करता है? दिस इज द क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है, इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड वेजेस। दूसरा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है, निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है, निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कि फिलिप्स कर्व जो है क्या शो करता है। ठीक, तो अगर आपको फिलिप कर्व के बारे में नहीं पता है तो मेरे ख्याल से आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फिलिप कर्व के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो फिलिप कर्व है ना, दिस इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट विच इज डेवलप्ड बाय ए डब्ल्यू फिलिप। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो किसने डेवलप किया था? ए डब्ल्यू फिलिप्स ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, जो कह लीजिए मेन पॉइंट अब मैं बताने जा रही हूँ, इन्होंने क्या कहा था कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट हैज स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ये इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब निगेटिव रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ये थ्योरी क्या कहती है? फिलिप कर्व की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जॉब आएंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो और जॉब्स आएंगी। ठीक है, और जॉब्स आएंगी, लोग और परचेजिंग करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन और जॉब्स आएंगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जॉब बढ़ेंगी। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के साथ ही इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्योंकि जॉब बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग और परचेजिंग करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था फिलिप कर्व का। और फिलिप कर्व कैसा बनता है? ऐसा कुछ शिट, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। फिलिप कर्व अगर ड्रॉ करना हो तो ऐसा इसका कर्व बनता है। एक्स एक्सिस पे अगर हम प्लॉट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और वाई एक्सिस पे अगर हम प्लॉट करते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन हमने यहाँ प्लॉट किया, अनएम्प्लॉयमेंट इधर प्लॉट किया, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटता जाएगा। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फिलिप कर्व। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक, अच्छा, मुझे इसी के साथ एक और टर्म याद आ रहा है। फिलिप कर्व के साथ इवन ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन, ठीक है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। एक मैं हिंट आपको दे देती हूँ। हिंट ये है कि दिस स्टैगफ्लेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द थ्योरी ऑफ फिलिप कर्व। इसीलिए मुझे इसी के साथ फिलिप कर्व के साथ ये टर्म याद आया। ये जो स्टैगफ्लेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट कॉन्ट्राडिक्ट द थ्योरी ऑफ फिलिप कर्व। फिलिप कर्व की जो थ्योरी थी, इसकी थ्योरी थी कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट दी, बट एक्चुअली में ये क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक,
तो चलिए आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। याद है ना कौन-कौन से 3 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो फेरा है FERA, फेरा केम इन व्हिच ईयर? इसका ईयर ऑफ एनैक्टमेंट क्या था? ये आप चाहे गूगल से सर्च करिए, चाहे जहाँ से सर्च करिए, मुझे आप बताएँगे। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि एमआरटीपी एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय व्हिच एक्ट? एमआरटीपी एक्ट किस एक्ट के तहत अब किस एक्ट के द्वारा अब रिप्लेस हो चुका है? ठीक है। वैसे अगर आपने पिछले मेरे 2-3 वीडियो देखे हैं तो इसका आंसर आप वहीं से कर लेंगे क्योंकि काफी बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ये चीज। तीसरा क्वेश्चन आज मैं आपके लिए मैंने ये पूछा है कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कोशिश करिएगा कि आप तीनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, और कोई बात नहीं, नहीं आता तो गूगल करिए, किताब से देखिए, कहीं से भी करिए, बट मुझे आंसर इसके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जैसे मुझे भी आइडिया लगेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। राइट, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये था पूरे आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।